समाजशास्त्र की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धर्म केवल सुनने और मान लेने की चीज नहीं, जब मन, प्राण और विश्वास एक हो जाए तो उसे हम धर्म कहते हैं। यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि अन्य धर्मों से भी भिन्न हिंदू धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतरों पर आधारित विश्वास से संबंधित नहीं है, वरन हिंदू धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता का एक जातीय भाव निहित है। यह अनुभूति की वस्तु है, अपने द्वारा कही गई मनमानी बात, मतवाद और युक्ति मूलक कल्पना नहीं है, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों न हो। आत्मा को ब्रह्म का रूप समझ लेना और उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। धर्म केवल सुन लेने और मान लेने की चीज नहीं, बल्कि जब समस्त मन, प्राण और विश्वास एक हो जाए तब इसी को हम धर्म कहते हैं। और जो व्यक्ति जितना निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण है, उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। राधा कृष्ण का कथन है, जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं वही धर्म है। यही जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। पीवी काणे ने भारतीय जीवन में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, धर्म शब्दों से शास्त्रकारों का अभिप्राय किसी ईश्वरीय मत अथवा संप्रदाय से नहीं, बल्कि जीवन के एक ऐसे तरीके से अथवा आचरण की एक ऐसी संहिता से है जो एक व्यक्ति के रूप में और समाज के सदस्य होने के रूप में व्यक्ति की प्रक्रियाओं को नियमित करती है, जिसका प्रयत्न व्यक्तित्व को क्रमबद्ध विकास करना और व्यक्ति के इस योग्य बनाना कि वह मानव अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति प्रकृति के भय के कारण माना है। आगे देखिए, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, ये किसने कहा? तो ये कहा ईबी टायलर ने कहा। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानवशास्त्री ईबी टायलर ने धर्म को परिभाषित करते हुए अलौकिक सत्ता में विश्वास कहा है कि धर्म क्या है? एक अलौकिक सत्ता में विश्वास है। समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म विश्वास की एक बद्धता और इसमें पवित्र वस्तुओं से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं। ईबी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को आत्मवाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। जे ए जी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किया है। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया और उन्होंने धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रत्येक धर्म का में साधारण और पवित्र रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। ये किसने कहा? हॉबल ने कहा। क्या कहा? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल है। ये हॉबल कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, हॉबल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। क्यूबर का विचार है, धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्धवपूर्ण विचारों और उन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों से होता है। जॉनसन के अनुसार धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों और आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। ईबी टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सबसे पुराना स्वरूप था? तो कौन सा था? ये ऑप्शन नंबर बी, जीवित सत्तावाद। देखिए, ईबी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति के विषय में स्पष्टता अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका धर्म का सिद्धांत आत्मवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके सिद्धांत के अनुसार धर्म आत्मा की धारणा से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का देहांतरण होता है। सोने के समय वे स्वतंत्र आत्माएं शरीर आत्मा से संपर्क स्थापित करते हैं। उनके अनुसार स्वप्न इसी अंतःक्रिया की अभिव्यक्ति है।
यह आदिम धर्म का सबसे पुराना रूप है। इस सिद्धांत को जीववाद का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद सिद्धांत दिया। मैक्स मूलर का संबंध है प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट देखिए, धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये ईवी टायलर ने प्रतिपादित किया। अब हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1905 से 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी? 1905 में किसने 38? तो ये रॉस ने करी थी 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार। ये रॉस ने 1905 में 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। बैकलिनर और गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 6 श्रेणियों में विभाजित किया। पार्क और बर्गस ने अंतःक्रिया के चार मूल तत्व बताए हैं। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन और अंतःकरण कौन कौन से हैं? पार्क और बर्गस ने बताया प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। वॉन वीच और एच बकर ने सामाजिक प्रक्रिया के 650 प्रकारों को विभाजित किया। इन्होंने 38 बताए, रॉस ने, और बैकलिनर और ग्लिन ने बताया 6 श्रेणियां, और इन्होंने पार्क और बर्गस ने 4 बताया, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, संयोजन और आत्मसात्मकरण। वॉन वीच और एच बकर ने 650 प्रकार में विभाजित किया सामाजिक प्रक्रियाओं में। सामाजिक प्रक्रिया देखिए नेक्स्ट क्या है, सामाजिक प्रक्रियाओं में एक नहीं है तो कौन सी नहीं है? संवेदनशीलता, बाकी एकीकरण, संघर्ष और सामाजिक विघटन है। इसकी व्याख्या देखिए, लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया, जैसे सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन, आत्मसातकरण। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त कर इस प्रकार रखा जा सकता है, संयोजक प्रक्रिया, सहयोग, समायोजन और आत्मसात्मकरण। दूसरा विघटनात्मक प्रक्रिया या विभाजक प्रक्रिया, प्रतियोगिता हो गई और संघर्ष हो गई। नेक्स्ट देखिए, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज में सदैव विद्यमान होने वाले पहलू हैं। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा, इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ है तो इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि किस उत्तर मध्य माध्यमिक इसे गलत ही मान लिया गया है, ये गलत ही है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं इनके दिए गए क्रम में कूटों में सही क्रम में उनका चयन कर रहा है? तो लेस्ली ने बताई तो ये क्या बताया? सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन, आत्मसातकरण। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त इस प्रकार किया जा सकता है, संयोगात्मक सहयोगी क्रिया, सहयोग, समायोजन और अनुकूलन, सात्मीकरण या आत्मसातकरण। और विघटनात्मक या विभाजक और असहयोगी प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? प्रतियोगिता है और दूसरा संघर्ष है। निम्नलिखित में कौन सा वियोजात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? तो प्रतियोगिता है। निम्नलिखित में कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो कौन सी है? अनुकूलन और सहयोग। ये क्या है? ये सहयोगात्मक है। बाकी ये जो प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विघटनात्मक है। सहयोगी प्रक्रियाएं कौन सा है? सहयोग हो गई आपकी, और अनुकूलन हो गए, और सात्मीकरण। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर इस तरह हमारा कौन सा नहीं होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो प्रतिस्पर्धा है, तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कौन सा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? नहीं है तो ये आत्मसातीकरण है, ये सहयोगी प्रक्रिया। बाकी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलता तो ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता और तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, असहयोगी प्रक्रियाएं वे हैं जिनमें के परिणाम स्वरूप अव्यवस्था, अराजकता, हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है। जिससे समाज विघटन की ओर उन्मुख होता है, जिसमें संघर्ष प्रमुख है। संघर्ष शब्द के साथ प्रायः हिंसात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस सत्य को गिलिन ने भी स्वीकार किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की चर्चा किसने की है? तो ये है आपके मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज ने सहयोग को 2 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। जब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा करते हैं मैकाइवर और पेज, और मैकाइवर और पेज ने इसको जो है 2 भागों में बांटा है सहयोग को, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। जब 2 या 2 से अधिक
व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो इससे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। और इन इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। जब एक किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले असमान या भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं: प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो मैक्लारे पेज ने दी। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अनिवार्य रूप से समान रूप से लाभान्वित हो। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, तो ये जरूरी नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इस प्रकार के सहयोग में आवश्यक नहीं कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, परंतु सबके लक्ष्य एक होते हैं। और जैसे कपड़ा बनाने लिए फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं, परंतु सबका उद्देश्य क्या है? कपड़ा बनाना है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो ये क्या है? ग्रीन ने कहा है। ग्रीन का कथन है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। इसके अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने और उन्हें शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। कोई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र के बाह्य संकट आने पर वे समय पर सत्ताधारी दल के संकट से सामना करने के योग्य बनाने में सहयोग देते हैं, तो ये क्या है? तृतीयक सहयोग कहलाएगा। जब दो समूह आपस में स्वार्थवश लड़ते हैं और लड़ाई के परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी समझौता करने के तैयार हो जाते हैं। इस समझौते से जो स्थिति बनती है उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीयक सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कारगिल युद्ध था, जब सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो नहीं है भी विशेष ध्यान दीजिए, तो इसे राज्य और व्यक्तियों को समान रूप से लागू किया जा सकता है, ये तत्व नहीं है। लेकिन बाकी सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य शामिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के लिए तरीके संगठित और असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित भी हो सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट, सहयोग के लिए सामान्य लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने पर उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। मजदूर अपने मालिकों के खिलाफ इसीलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहां समान उद्देश्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, समाज में संघर्ष, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो ये समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। यदि संघर्ष एक विरोधी प्रक्रिया है तथापि सहयोग से अलग नहीं है, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ संघर्ष है वहाँ सहयोग, जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष। इसीलिए कोई भी समाज में ना तो निरंतर सहयोग की स्थिति रह सकता है और ना ही संघर्ष की स्थिति रहेगी और ना ही सहयोग की स्थिति रहेगी। संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रिया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर लेस्ली और उनके सहयोगी ने सहयोग, संघर्ष, निरंतरता या अविच्छिन्नता को ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूम लेस्ली ने दिया है की बात कही है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? संघर्ष। संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा? तो कोजर ने लिखा। एल कोजर प्रकारवादी है। एल कोजर एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो उनके विचारों में प्रकारवाद और संघर्ष संबंधी सिद्धांतों के महत्वपूर्ण तत्व मौजूद है। इसलिए टर्नर ने उन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। जो कोजर अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डेरेंडॉर्फ और पार्सन्स का काफी विरोध किया। उन्होंने बताया कि डेरेंडॉर्फ ने अन्य विचारकों की तरह संघर्ष को एक मात्र विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में ही देखा है। पार्सन्स ने समाज में मात्र संतुलन ही देखा है। कोजर ने अपने सिद्धांतों में सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यात्मक पहलुओं को प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सामाजिक संघर्ष के मुख्यतः दो परिणाम होते हैं, एक संगठनात्मक होगा, दूसरा क्या होगा? विघटनात्मक होगा। मतलब एक से
कुछ फायदा भी मिल रहा है, कुछ एक मतलब नुकसान भी पहुंचाएगा। संगठनात्मक या सकारात्मक परिणाम उस समय देखने को मिलते हैं जब संघर्षरत विरोधी समूह की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में एक जैसी होती है। दूसरी ओर सामाजिक संघर्ष के विघटन या नकारात्मक परिणाम उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो विरोधी समूहों में आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों के विपरीत होती है। ऐसे समूह एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इससे समाज में आर्थिक हानि के साथ ही अराजकता और अशांति का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कोजर का मानना है कि संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्य है, कभी का दुष्प्रकार्यात्मक कभी नहीं है, बल्कि समूह का निर्माण और स्थायित्व के लिए कुछ मात्रा में संघर्ष एक नितांत आवश्यक तत्व है। वस्तुतः कोजर की अभिरुचि संघर्ष की सामाजिक प्रकारों में है। अब देखिए इसमें कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थ की टकराहट बताया है। टर्नर ने कहा कि कोजर के संघर्ष विचार काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने प्रकारवाद और संघर्ष के सिद्धांत के बीच संतुलन और समन्वय की स्थिति प्रदान किया है। कोजर ने अपने विचारों से मार्क्स के द्वंद्वात्मक संघर्ष और डोरेनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत को संतुलित किया है। वे पहले प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बताने की कोशिश की कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी-कभी सुरक्षा का पाठ का काम करता है, जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में बने रहने में सुविधा होती है। संघर्ष के प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोजर ने। संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत कोजर। नेक्स्ट देखिए, इसने कहा मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन ही इसमें सही नहीं है। इसमें देखिए कि इस मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान होने वाली प्रक्रिया है। इस विद्वानों ने डेविस, माइकल पेज और डब्ल्यू ग्रीन, लेमिस और लेमिस शामिल है। सर्वप्रथम किसने कहा यह तथ्य पर्याप्त नहीं। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। तो ये रोथेनहॉफर ने कहा कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। आगे देखिए इसका, ऑस्ट्रिया के महान समाजशास्त्री गुस्ताव रोथेनहॉफर ने सामाजिक गत्यात्मकता सोशल डायनेमिक्स की व्याख्या संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर की। उनके संघर्ष का आधार अनंत इच्छाओं के बीच संघर्ष होना है। जेपी सिंह अपनी पुस्तक सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं सिद्धांत में लिखते हैं कि हिंदी के सभी लेखकों ने इंटरेस्ट का प्रयोग यहाँ स्वार्थ और हित के अर्थ में किया है। इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतर रोथेनहॉफर के विचार से मेल नहीं खाता। उन्होंने इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में इच्छा, डिजायर, फीलिंग के साथ में किया है। उनका कहना है कि इस इच्छा का आधार मनुष्य की आंतरिक जरूरतें हैं। यही इच्छा शक्ति सारे सामाजिक क्रियाकलापों और व्यवहारों का मुख्य कारण है। इस बात की पुष्टि रोथेनहॉफर के विचारों से होती है। It is the key of the interest of unlock the door of every treasure house of social logical lore। अब आगे देखिए, रोथेनहॉफर ने 5 किस्म की मानवीय इच्छाओं की चर्चा की है। वे हैं कौन? यौन प्रजाति और इच्छा, प्रजनन के अर्थ में, शारीरिक इच्छा, आहार और पोषण के अर्थ में, व्यक्तिक इच्छा, सामाजिक इच्छाएं, परिवार को लेकर राष्ट्रीय हित के अर्थ में, और आध्यात्मिक और धार्मिक इच्छा। समाज इन्हीं इच्छाओं का एक समूह है। कई व्यक्ति या समूह इन इच्छाओं से प्रभावित होकर कार्य करता है। जब इन इच्छाओं की पूर्ति में अड़चनें आती हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज के कुछ लोगों के बीच सहयोग और सामूहिक एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। रोथेनहॉफर ने बताया कि इच्छा पूर्ति के लिए समाज में संघर्ष इसीलिए होता है। इच्छाएं मानव के वैसी दमित और जैविक भावनाएं या जरूरतें हैं जिसकी पूर्ति के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य की जैविक प्रेरणा उसके व्यवहार का प्रेरक है। यौन संबंध की पूर्ति को से लेकर समाज में आधिपत्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों पर लगाव किसी न किसी किस्म की इच्छा से है। निम्नलिखित में कौन सा संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो निरंतरता नहीं है। सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, प्रत्यक्ष
व्यक्ति से संपर्क होता है और अस्थिरता होती है। कोई समाज ना तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता और ना ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता। अतः संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है और संघर्ष की प्रक्रिया में मूल व्यक्तियों और समूहों के हितों और स्वार्थों का संघर्ष होता है। जब व्यक्तियों व्यक्तियों या समूहों में के हित आपस में टकराते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक मूल्यों में हनन और अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। तो ये डेरेनडॉर्फ ने कहा। डेरेनडॉर्फ के अनुसार सत्ता का असमान वितरण परिणाम स्वरूप विरोधी हित समूहों के निर्माण होना और स्वाभाविक घटना ही कहा जाता है कि संघर्ष को न तो निरंकुश राजा और न ही दार्शनिक राजा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में द underlying assumption is that conflict can be temporary, suppressed, regulated, and changed, controlled, but neither philosopher, king, or nor the modern dictator can be abolished it once and for all। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सत्ता संरचना के प्रमुख दो हिस्से होते हैं, शासन और दमन। डेरेनडॉर्फ ने बताया कि संघर्ष के को निर्देशित और एवं संस्थाकृत किया जा सकता है, पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। औद्योगिक संघर्ष निम्न में किस प्रकार का संघर्ष है? तो ये संस्थागत संघर्ष। डेरेनडॉर्फ ने पश्चिम समाज में औद्योगिक संघर्ष को संस्थागत अलगाव के रूप में देखा, जो इसकी तीव्रता और हिंसा की कमी करने में भूमिका निभाता है। अतः औद्योगिक संघर्ष एक संस्थागत संघर्ष है। डेरेनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है? तो सत्ता संबंध है। जर्मन समाजशास्त्री राल्फ डेरेनडॉर्फ ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में संघर्ष के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत में यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक समाजों में के संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सत्ता का समान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है। व्यवहार संघर्ष में होने वाले परिवर्तनों के मूलतः सत्ता व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन ही है। सत्ता की संरचना में परिवर्तन उन लोगों को हटाने से होता है जो शासन की स्थिति में है और शासन के केंद्र में है। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों में निम्नलिखित में से कितने बल दिया? तो जॉर्ज सीमेल ने बल दिया। नेक्स्ट देखिए, जर्मन शास्त्री जॉर्ज सीमेल और अमेरिकन समाजशास्त्री एल कोजर ने संघर्ष के सकारात्मक प्रकार माना है, क्योंकि बहुलवादी समाजों में संघर्ष लोगों को जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की? तो मैकआइवर और पेज ने प्रस्तुत करी। आगे देखिए, मैकआइवर और पेज ने संघर्ष के दो प्रधान स्वरूपों का वर्णन किया है। कौन है? प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। जब व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विरोधी व्यक्तियों और समूहों के मार्ग में बाधा डालते हैं तो दूसरे को सीधे चोट पहुंचाते हैं, तो विनाश, यहाँ तक कि विनाश की चेष्टा करते हैं, तो ऐसे संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। वह संघर्ष क्रांति, युद्ध, बड़े सामाजिक उद्देश्यों पर आधारित सामूहिक संघर्ष है, जबकि संघर्षशील व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के हितों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे संघर्ष को अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। मैकआइवर और पेज ने प्रतियोगिता को अप्रत्यक्ष संघर्ष का रूप माना है, लेकिन दूसरे विधान से स्वीकार नहीं करते हैं। गिडिंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष को खतरा उत्पन्न होता है? तो पृथक्य की वजह से। गिडिंस के अनुसार वह संघर्ष का खतरा पृथक्य या डिवीजन की वजह से उत्पन्न होता है। उनके अनुसार समाज स्वयं में एक संगठन अथवा संघ अथवा संगठन है, अथवा औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले पारस्परिक संबंधों से जुड़े होते हैं। आंतरिक और बाह्य संघर्ष में प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो कोजर ने किया। आंतरिक और बाह्य। लेविस कोजर ने अपने संघर्ष को बाह्य और आंतरिक के रूप में वर्गीकृत किया। बाह्य संघर्ष एक समूह पर किसी बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपा गया कारगिल युद्ध। आंतरिक संघर्ष एक
एक समूह द्वारा अपने सदस्यों पर नियंत्रित करने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे जातियों के नियम का उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कृत करना। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बेहतर समूह एकात्मकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? तो सीमेन ने कहा। नेक्स्ट देखिए, सीमेल के अनुसार बेहतर समूह एकता संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होने में होती है। निषेध किसी भी प्रकार के विकास का एक अंग होता है। यह अपने निषेध को जन्म देता है। समय के साथ विपरीत प्रकार के परस्पर निषेधों में टकराव स्वाभाविक है, और दूसरे शब्दों में जैसे जैसे यह पारस्परिक विपरीत तत्व विकसित होते हैं, संघर्ष का होना अनिवार्य हो जाता है। परस्पर संघर्ष से किसी भी निषेध का अंत नहीं होता, अपितु यह दोनों निषेध अपने अपने नकारात्मक तत्वों को छोड़ देते हैं, एक नई स्थिति में प्रवेश करते हैं, उन दोनों की पहली स्थितियों से बेहतर होती है। कहने का भाव यह है कि दोनों निषेधों में जहाँ संघर्ष होता है वहीं दोनों में एकता बनी रहती है। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को क्या कहते हैं? तो अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। संघर्ष या विरोध की उस स्थिति का नाम है जिसमें संबंधों में विभिन्नताओं की स्थिति बनी रहती है। प्रतियोगिता इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किसी उद्देश्य को बेहतर ढंग से हासिल करने के नतीजा है। प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है जब कुछ सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेस्ली ने प्रतिस्पर्धा को इस प्रकार परिभाषित किया है: कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्रीविंग फॉर गोल दैट ओनली कैन विन। अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा में आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। देखिए, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तो वह आंतरिक रूपांतरित हो जाती है, तो ये संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। जब प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले कुछ नियम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जब तक इन नियमों का पालन होता है तब तक प्रतिस्पर्धा सच्ची होती है, और जहाँ प्रतिस्पर्धा में नियमों की सीमा रेखा को पार किया जाता है तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष तो है ही नहीं, इससे पृष्ठभूमि अवश्य है। इसकी पृष्ठभूमि मतलब कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के उसकी पृष्ठभूमि तैयार करती है। जैसे आप परीक्षाओं में बैठे हैं तो नियम कानून से परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन क्या होता है, कहीं धांधली हो जाती है, परीक्षा में पेपर आउट हो जाता है, या फिर परीक्षा में अन्य प्रकार की विसंगतियां हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, छात्र आंदोलन पे आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हो रही थी और नियम जहाँ हटे तो यहाँ पर क्या हुआ, छात्र आंदोलन करने लगे, तो ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अपने चरम स्वरूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम होता है? तो ये होती है संघर्ष। प्रतिस्पर्धा में शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो वेबर ने वर्णित किया। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा, उनमें जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों के अवसर और लाभों को नियंत्रित प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे के द्वारा वांछित, और जो दूसरे के द्वारा वांछित है। ये इसमें पहले क्या माना गया था, ए विकल्प माना गया था कोजर को, लेकिन बाद में सी को माना गया, संशोधित उत्तर को तीन। इनमें से कौन सा प्रतिस्पर्धा है? तो मोहन बागान और मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच जो होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं भी क्या है, प्रतिस्पर्धा ही होती है। तो प्रतियोगिता का स्वरूप व्यक्ति क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का स्वरूप व्यक्तिक, सामूहिक, संगठनात्मक, सामाजिक, कुछ भी हो सकता है। यदि किसी एक पद के लिए 3 प्रत्याशी कोशिश करते हैं तो व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कही जाएगी, या 2 क्रिकेट टीम के बीच प्रतियोगिता हो तो सामूहिक प्रतिस्पर्धा कहा जाएगा। उसी प्रकार यदि 2 कंपनियों के बीच में अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रयास हो तो उसे संगठनात्मक प्रतियोगिता कहा जाएगा, और यदि 2 समुदायों के बीच में कुछ प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा पाई जाए तो उसे सामाजिक प्रतियोगिता कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को विश्वव्यापी प्रक्रिया माना है और उसे 2 भागों में बांटा है, एक नियंत्रित प्रतियोगिता और एक अनियंत्रित प्रतियोगिता, जिसने मैक्स वेबर ने। गिलिन ने प्रतियोगिता 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिक प्रतियोगिता और अव्यक्तिक प्रतियोगिता। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि जब समाज की मूल व्यवस्था यानी कि सिस्टम ऑफ वैल्यू और सामूहिक संरचना ग्रुप स्ट्रक्चर कैसी हो,
कूले ने प्रतियोगिता के व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से गहरा प्रभाव डालती है, हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। प्रतियोगिता के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व रचनात्मक रूप से प्रभावित होता है। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी स्थिति की कोई विशेषता नहीं होती। तो इसने कहा, तो कोजर ने कहा, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। तो ये हमारे ये परिभाषा किसने दी थी? कोजर ने दी थी। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर देख लेते हैं। तो क्या है? प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है, जबकि संघर्ष अधिक करता है। प्रतिस्पर्धा समाज और व्यक्ति दोनों को लाभ पहुंचाता है, जबकि संघर्ष दोनों को हानि पहुंचाता है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायक है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा डालता है। ये सारे ऑप्शन हमारे सही। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट इच्छा दो पक्षों में होती है, तो उनमें प्राप्त होने की होड़ हो जाती है। यही होड़ प्रतिस्पर्धा की भावना कहलाती है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है, और व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जो समाज की प्रगति में सहायता भी करती है। जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में पृथक्करण करता है, व्यक्ति और समाज दोनों को हानि पहुंचाती है, जो बाधा पहुंचाती है। कभी कभी प्रतिस्पर्धा अच्छा परिणाम नहीं रहता। जब व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो अशक्त दूसरे व्यक्ति की इच्छा करता है। तो ऐसा प्रायः व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाता है। इससे एक दूसरे में संघर्ष छिड़ जाता है, और उससे व्यक्ति और समाज दोनों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे हम सामाजिक क्रिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।